चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए स्ट्रेस। भाई क्या इसको क्या लिखेगा, धीरे धीरे चलो हेडिंग लगाइए स्ट्रेस, STRESS स्ट्रेस। क्या होता है ये स्ट्रेस? तो स्ट्रेस को हम लोग डिफाइन करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस मैथमेटिकल डेरिवेशन ही चल रहे हैं आप लोगों के, ठीक ना, मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में ही बस आपको लिखना है, कोई बहुत ज्यादा डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्या बोलते हैं इसको? रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक ना। लेकिन अब रीस्टोरिंग फोर्स आपको वैसे अब अंदर अंदर का फोर्स तो निकालना आसान काम है नहीं, तो याद कर कल मैंने बोला था कि मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन अचीव करेंगे हम लोग, मानेंगे अचीव क्या करेंगे, मानेंगे। और जो रीस्टोरिंग फोर्सेस होते हैं उसको किसके बराबर हम लोग मान लेते हैं, बोलो, डिफॉर्मिंग फोर्सेस के। अरे भाई जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उसी के बराबर बराबर क्या हो जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स हो जाता है। ये सारी चर्चा कल हुई थी कि नहीं हुई थी, ठीक ना। तो असली फॉर्मूला तो ये होता है स्ट्रेस का, याद रखिएगा। या फिर और अच्छा लिखिए इसको, वैसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला होता है एफ इंटरनल या एफ रीस्टोरिंग अपॉन एरिया, एफ रीस्टोरिंग अपॉन एरिया। बट न्यूमेरिकल लगाते टाइम हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हमको पता है एफ इंटरनल या एफ रीस्टोरिंग जो होता है वो किसके बराबर होता है, एफ एक्सटर्नल के। तो जब न्यूमेरिकल लगाओगे आगे पढ़ोगे तो इसको लिखेंगे स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ एक्सटर्नल अपॉन एरिया। बट याद रखना असली फॉर्मूला एफ एक्सटर्नल अपॉन एरिया है कि, सॉरी इसको ठीक कर दो, सुंदर लिखना, एफ एक्सटर्नल अपॉन एरिया है कि रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया है, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक ना। तो स्ट्रेस याद रहेगा सभी को, पक्का, श्योर। अब यहां पे ध्यान से देखो तो प्रेशर का भी तो फॉर्मूला ऐसा ही कुछ आता है। अगर मैं यूनिट देखूं, यूनिट, तो ध्यान से देखो यूनिट कितना हो जाएगा, अगर मैं यूनिट की चर्चा करूं तो कितना हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और याद करो प्रेशर में भी तो यही होता है, वहां पे भी इसी कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो अब प्रश्न बनता है कि क्या ये प्रेशर लिखा है मैंने, ठीक ना, बस प्रेस लिख के छोड़ दिया है, क्या प्रेशर और स्ट्रेस दोनों बातें एक ही हैं? यूनिट भी निकाल के देख लीजिए, इसका भी यूनिट कितना आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, क्या स्ट्रेस और प्रेशर दोनों एक ही बातें हैं? नहीं, एक ही बातें नहीं है। हाँ, डायमेंशनली और यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों क्या है, सेम सेम है। लेकिन अगर उनका बिहेवियर देखा जाए, ठीक ना, या फिर अगर उनकी फिजिक्स समझी जाए तो हम लोग पाएंगे कि दोनों क्या है, अलग अलग है। क्या क्या अलग है, ठीक ना। तो सबसे पहला अंतर तो ये होता है, ठीक ना, कि जो हमारा प्रेशर होता है ये कंप्रेसिव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? कंप्रेसिव नेचर का होता है। प्रेशर कहीं पे भी लगेगा तो वहां पे आपको क्या दिखाई पड़ेगा, कंप्रेशन दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? कंप्रेशन। चीजें कहीं ना कहीं से क्या होती होंगी, कंप्रेस होती होंगी। मान लीजिए मैंने एक बक्सा ले लिया और अगर इस पे प्रेशर की चर्चा करूं, जैसे बोलते हो ना तुम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो सारी चीजें क्या होती हैं, कंप्रेस होती हैं। जैसे कि एक वो वाला यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे या फिर कभी सुना होगा, तो चिप्स का पैकेट अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल लेकर के चल रहा, अभी आपने खोला नहीं है चिप्स का पैकेट, खरीद करके लाए हो तो ठीक ठाक जितना फूला रहता है जनरल वाला वैसा दिखाई पड़ता है। लेकिन आप जैसे ही उसको प्लेन में लेकर के चढ़ते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाता है, और फैल जाता है, ठीक ना, कभी कभी फट भी जाता है वो, ठीक। तो हाँ, चिप्स का पैकेट, ठीक ना। क्यों होता है ऐसा? जैसे जैसे हम लोग प्लेन में ऊपर की तरफ उड़ते हुए जाते हैं, प्रेशर क्या होने लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है। तो चिप्स के पैकेट के अंदर कोई गैस भरी जाती है ना, आई थिंक नाइट्रोजन की, पता नहीं क्या, मुझे एग्जैक्ट नहीं, आई थिंक नाइट्रोजन ही भरा जाता है, ठीक ना। तो वो नाइट्रोजन वाली गैस का दाब जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में ज्यादा हो जाता है, तो वही चिप्स का पैकेट क्या हो जाता है, फूल जाता है। यानी जो आपने, जैसे जो प्रेशर की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ठीक ना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करो या कोई भी प्रेशर की बात करो, वो प्रेशर कैसा होता है, ये वाला जो हम लोग लिख रहे हैं प्रेशर कैसा होता है, कंप्रेसिव होता है नेचर में। कैसा होता है? कंप्रेसिव होता है नेचर में, ठीक ना। और स्ट्रेस, स्ट्रेस तीन प्रकार के होते हैं, कंप्रेसिव भी हो सकता है स्ट्रेस, ठीक ना, टेंजेंशियल में भी पढ़ेंगे हम लोग, और एक और पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडिनल के नाम से। तो प्रेशर में हम लोग को थोड़ी कम चीजें पढ़नी है, ठीक ना। प्रेशर में सीधा सीधा हिसाब है, उसका एक ही बिहेवियर है, कैसा होगा, कंप्रेसिव होगा। और स्ट्रेस कंप्रेसिव भी हो सकता है और
क्या बोल सकते हो तुम लोग, एक्सपैंड करने वाला भी हो सकता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा पहला अंतर तो ये हो गया। जो दूसरा अंतर बताया जाता है वो ये बताया जाता है क्वांटिटी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? क्वांटिटी के बेसिस पे, ठीक ना। क्वांटिटी के बेसिस पे कैसे? तो जैसे मान लो प्रेशर कैसी क्वांटिटी भाई? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। प्रेशर कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, ठीक ना। लेकिन अगर स्केलर है तो उसमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम लोग को बताते भी नहीं है, ठीक ना। लेकिन जैसे ही बात आती है स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस में क्या फोर्स की दिशा बताना जरूरी हो जाता है? अरे बोलो, दिशा बताना जरूरी है। साथ ही साथ एक नहीं कई दिशाएं हो सकती हैं। जैसे मान ले अगर कंप्रेस कर रहे हो तो क्या तुमको डिफाइन करना पड़ेगा, हाँ भैया किधर की तरफ लगा रहे हैं? अंदर की तरफ। अगर बॉडी को पकड़ करके खींच रहे हो तो फोर्स की दिशा बाहर की तरफ, ठीक ना। अगर कोई चीज एक्सपेंड कर रही है तो क्या उसमें एक दो नहीं क्या कई डायरेक्शंस हो सकते हैं स्ट्रेस के केस में? अरे देखो पकड़ करके खींच रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा ना भाई। कंप्रेस कर रहे हो तो बताओगे फोर्सेस किधर की तरफ लग रहे हैं? अंदर की तरफ। आप पकड़ के उसको खींच रहे हैं, इलोंगेट कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे? बाहर की तरफ फोर्सेस है। एक बार बताओ, क्या यहाँ पे इलोंगेट हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, इसके बेसिस पे क्या दिशा बतानी पड़ेगी क्या? अरे बोलो, बतानी पड़ेगी ना। तो स्ट्रेस, अच्छा, और एक दिशाएं हैं कि कई दिशाएं हैं? कई दिशाएं हैं। तो डायरेक्शन तो होता है स्ट्रेस में, प्रेशर में डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक ना। तो स्ट्रेस को क्या मान ले? वेक्टर क्वांटिटी? नहीं, नहीं मान सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्यों नहीं मान सकते? याद करो, वेक्टर क्वांटिटी में एक बड़ा अच्छा लाइन पढ़ा था, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर के नियमों का पालन भी करता हो। याद आ रहा है? ये वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करता है। वहां पे आप एट अ टाइम एक ही दिशा की बात करते थे। वेक्टर क्वांटिटी में क्या करते थे? एट अ टाइम एक ही दिशा की बात करते थे, और यहाँ पे कई दिशाओं की चर्चा चल रही है। तो ये क्या है सर? ये टेंसर है। क्या है ये? टेंसर क्वांटिटी है। याद आ रहा है? जब मैंने वेक्टर पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि असली में तो सारी चीजें क्या है? टेंसर ही है। स्केलर क्या है? रैंक 0 का टेंसर है। याद आ रहा है? और वेक्टर क्या है? रैंक 1 का टेंसर है। ये क्या है? रैंक 2 का टेंसर है। क्या है? रैंक 2 का टेंसर है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, प्रेशर कैसी क्वांटिटी? प्रेशर कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। और स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी? वेक्टर नहीं, टेंसर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी, ठीक ना। अब सुनिए, एक और दो अंतर हो गए, एक और अंतर सुनिए। जब भी स्ट्रेस की चर्चा करेंगे हम लोग, किसकी चर्चा करेंगे? स्ट्रेस की चर्चा करेंगे, तो जो फोर्स का जो फोर्स डिफाइन करो, बोल रहा हो ना, रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस में रीस्टोरिंग फोर्स का महत्व ज्यादा है। रीस्टोरिंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस। में शुरू से, जब से ये स्टार्ट हुआ तब से बार बार जोर दे रहा हूं, स्ट्रेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? रीस्टोरिंग फोर्स। प्रेशर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? अप्लाइड फोर्स। कौन सा फोर्स? आप कितना किसी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, आप कितना किसी के ऊपर फोर्स अप्लाइड। प्रेशर के केस में अप्लाइड फोर्स, और स्ट्रेस के केस में फोर्स का नेचर कैसा है? रीस्टोरिंग फोर्स। तो देखिए, तीन रूप में बांटा। एक और तरीका है बांटने का, ऐसा भी पढ़ा है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर में जो फोर्स होता है वो सरफेस के क्या होता है? नॉर्मल। याद आ रहा है? बताया है मैंने। जो जनरल प्रेशर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उस वाले प्रेशर में फोर्स कैसा लगता था? सरफेस पे नॉर्मल लगता था। और स्ट्रेस में कैसा भी हो सकता है। अभी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाई पड़ेगा, टेंजेंशियल भी लग सकता है, कंप्रेशन वाले सेक्शन में भी, मतलब बार बार से ऐसा लगेगा कि दबाने की भी कोशिश कर रहा है, और परपेंडिकुलर भी लग सकता है। तो स्ट्रेस के केस में फोर्सेस अलग अलग तरीके से लग सकते हैं, ठीक ना, कैसे भी लगा सकते हो, ठीक। लेकिन प्रेशर के केस में हमेशा कैसा लगेगा? नॉर्मल। कैसा लगेगा? नॉर्मल लगेगा, ठीक ना। क्या ये बातें सभी को याद रहेंगी? चार बेसिक बेसिक अंतर, एटलीस्ट तीन तो आपको याद रखना पड़ेगा। पहला अंतर किसके बेसिस पे किया? अरे ये अंतिम वाला बताएं भाई, पहला बताओ। पहला पहला अंतर किसके बेसिस पे था? नहीं, ये तो तीसरा था। पहला बताइए, मतलब क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो। स्ट्रेस और प्रेशर में चार अंतर बताए हैं मैंने, तीन आप बताइए। अरे बोलो। बहुत बढ़िया। प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? कंप्रेसिव नेचर का होता है। और फोर्स और स्ट्रेस कंप्रेसिव भी हो सकता है और इलोंगेट करने वाला भी हो सकता है। दूसरा अंतर, बहुत बढ़िया, इसमें रीस्टोरिंग। स्ट्रेस में कौन से फोर्सेस लगते हैं? रीस्टोरिंग फोर्सेस। और प्रेशर में अप्लाइड फोर्सेस, ठीक ना, बाहर से लगाए हुए बल। और इसमें अंदर अंदर पैदा हुए, याद कर कल मैंने नाम लिखवाया था, रिएक्शनल फोर्सेस, इंटरनल रिएक्शनल फोर्सेस, जिसको रीस्टोरिंग फोर्सेस बोलते हैं। तीसरा अंतर,
वो स्केलर है और वो कौन स्केलर कौन टेंसर, प्रेशर स्केलर है और स्ट्रेस टेंसर है। क्यों टेंसर है भाई, इसके पास दिशा हम लोग को पता नहीं पड़ती है, ठीक ना, लेकिन दिशा एक है कि कई है, तो वेक्टर के जैसा है कि अलग है, अलग है, डायरेक्शन तो है बट वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता है। ये एक टेंसर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। और चौथा अंतर फोर्स के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, फोर्स के बेसिस, मतलब फोर्स लगाने के बेसिस पे, ठीक ना, कि यहां पे जो हम लोग स्ट्रेस की चर्चा करेंगे तो यहां पे फोर्सेस बॉडी पे कैसे भी हो सकते हैं, ठीक ना, टेंजेंशियल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, किसी एंगल पे भी हो सकता है, बाहर से कंप्रेस करने वाले नेचर का भी हो सकता है। और प्रेशर में हमेशा कौन सा होगा, कंप्रेस करने वाला और सरफेस के नॉर्मल, सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल। ये चार अपने मन से लिखेंगे, पक्का लिख लेंगे ना, श्योर। चलिए तो स्ट्रेस के बारे में इतनी बातें लिखिए, तो उसके बाद टाइप, या रुक जा पढ़ ही लेते हैं, रुक जा, क्या ही लिखेगा, पढ़ ले पहले। कहां रख दिए जी, अच्छा पॉकेट में रख लिए। चलिए ध्यान से सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस तीन बेसिक होते हैं, एक और पढ़ा जाता है, तो कुल मिलाकर के चार हो जाते हैं। लेकिन आपको याद कितने अच्छे से रखने हैं, तीन, एटलीस्ट तीन तो याद रखने हैं, ठीक ना। पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल, क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। फिर लॉन्गिट्यूडिनल के भी दो रूप, लॉन्गिट्यूडिनल के भी दो रूप। पहला हम लोगों का जो होता है वो होता है टेंसाइल, कैसा होता है, टेंसाइल स्ट्रेस। और जो दूसरा होता है ये होता है हम लोग का कंप्रेसिव, क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक ना। जो दूसरा होता है ये होता है हम लोग का शियर स्ट्रेस, क्या होता है, शियर स्ट्रेस, ठीक ना। शियर स्ट्रेस आज यहीं पे लिख लीजिए, छिलनी वाला, कौन सा वाला, हाँ आलू छिलने वाला बोल लो, या फिर अबे वही बात हुआ यार, आलू छिलने वाला ही खीरा छिलता है, ठीक ना। वो जो बढ़ाई नहीं होता है, जो क्या कारपेंटर बोलते हो ना तुम लोग, ठीक ना, तो वो जो फोर्स लगाता है, वो लकड़ी छिलने के लिए नहीं ले आते हैं लोग, ऐसे पकड़ के किया जाता है, तो लकड़ी का एक एक जो लेयर होता है परत बाई परत निकलती जाती है, ठीक ना, उससे शीयर से वही याद रखिएगा, ठीक ना। अभी इसको समझाते हैं, इसीलिए इसको ना एक और नाम दिया गया, टेंजेंशियल, क्या नाम है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तीसरे नंबर का कौन है भाई, तीसरे नंबर वाला है हम लोगों का, ध्यान से देखते जाइए, तीसरे नंबर पे हम लोग का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, कौन सा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और एक हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक ना, अलग से, वो है ब्रेकिंग स्ट्रेस, कौन सा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक ना। और सुनिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होता है ये प्रेशर वाले बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। ये चार है ना, चार में से देखो एक स्ट्रेस किसकी तरह बिहेव कर सकता है, प्रेशर वाले की तरह बिहेव करेगा, लेकिन बचे हुए तीन, ये तो आपको वैसे एडिशनल है। इसको ऐसा करो, कुछ गोला वोला में डाल लो इसको, कैसे इसको डाला जाए गोला में यार, चलो इसको ना अलग से पढ़ लेना। आइए पहले इन सारे को खत्म करते हैं, ठीक ना, समझा दूं कि लिखवा दूं, समझ लेते हैं, ठीक ना। क्या वो डाउट है कोई, अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चार प्रकार के याद रहेंगे, पक्का ना, श्योर। आइए कब कौन सा कहां लगेगा सबके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इधर देखिएगा, पहला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल में भी कितने प्रकार के, दो। पहला कौन सा, टेंसाइल स्ट्रेस, ये जनरली लेंथ में लगेगा, किस में लगेगा, लेंथ में, ठीक ना। जैसे मान ले, इधर देखना, मान लो ना कि तुम्हारे पास कोई एक बक्सा नहीं है, एक रॉड है, क्या है, एक रॉड है, ठीक ना। और इस रॉड पे मैंने क्या किया, इधर की तरफ फोर्स लगाया है, जो एफ एक्सटर्नल है वो इधर की तरफ है, ठीक ना। तो थोड़े समय के बाद इसके साइज में क्या चेंजेस आएंगे, अरे बोलो, और ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा तुम लोग सुंदर बनाना है यार, मेरा गंदा बन रहा है। इसका साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक ना। ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी,
ठीक ना। और इतने अमाउंट से ये क्या हो गया है, इलोंगेट हो गया है। क्या हो गया है, इलोंगेट हो गया है। और सुनिए, अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से बनाऊं ना, तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा संयम रखो तो ध्यान से समझना। इधर की तरफ फिक्स्ड है, याद रखिएगा स्ट्रेस स्ट्रेन जब भी पढ़ेंगे एक सिरा को क्या करना पड़ेगा, फिक्स। या तो एक सिरे को फिक्स कर दीजिए या फिर दोनों सिरों को क्या करिए, पकड़ करके खींचिए। ठीक ना, ये बातें याद रहेंगी। अदरवाइज अगर एक सिरा फ्री कर दोगे दूसरे सिरे से कुछ इलोंगेट होगा, कभी कभी नहीं इलोंगेट होगा, क्या एक्सेलरेट कर जाएगा। ठीक ना, तो एक सिरे को या तो फिक्स रखिए या फिर दोनों सिरों पे क्या करिए, फोर्स लगाइए। ठीक ना, अब ध्यान से देखना, ये एरिया है, क्या है ये मेरा रॉड है। ठीक ना, आई थिंक 3D पिक्चर क्लियर हो रहा होगा अभी। ठीक ना, और इधर की तरफ मैं क्या लगा रहा हूं, एक फोर्स लगा रहा हूं। ठीक, जब फोर्स लगाऊंगा तो बताओ इसके साइज में क्या चेंजेस आएंगे, ये रहा इसका ओरिजिनल साइज, और थोड़ी ही देर के बाद ये क्या हो जाएगा, इसका साइज चेंज हो जाएगा। ठीक ना, ये यहाँ पे फोटो अपने मन से भी थोड़ा सुंदर सुंदर बना लेना भाई। ठीक ना, इतने अमाउंट से क्या आ गया, इसमें चेंज आ गया। क्या आ गया है, चेंज। ठीक ना, तो अब ये जो फोर्स लग रहा है ना, याद रखिएगा सरफेस के साथ कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। इसको हार्ड लाइन से ही लिखें, कितने डिग्री पे है भाई, 90 डिग्री पे। तो यहां पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद रखिएगा टेंसाइल का जो फॉर्मूला होता है, टेंसाइल का हो या फिर कंप्रेसिव का हो, दोनों स्ट्रेस में जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। देखो एक प्रेशर वाले से थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना यार, प्रेशर में भी तो सर बोले थे परपेंडिकुलर है। देखना तो सही तो है, मैच तो कर रहा है। मैंने बोला था स्ट्रेस में परपेंडिकुलर वाला भी मिलेगा और टेंजेंशियल वाला भी मिलेगा और कंप्रेस करने वाला भी मिलेगा, और प्रेशर में कौन सा मिलेगा, बस परपेंडिकुलर वाला। कौन सा वाला, परपेंडिकुलर वाला। ठीक ना। अच्छा सर आप बोल रहे थे सर रीस्टोरिंग फोर्स लेते हैं तो परपेंडिकुलर क्यों लिख दिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन मान करके सारी चीजें पढ़ाई जाती है। क्या मान करके पढ़ाया जाता है, इक्विलिब्रियम। जैसे मन में प्रश्न आना चाहिए था, सर स्ट्रेस का तो फॉर्मूला आपने लिखवाया था एफ इंटरनल अपॉन एरिया, एफ रीस्टोरिंग अपॉन एरिया। सर ये तो अप्लाइड फोर्स हो गया ना। तो अभी थोड़ी देर पहले की बात अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था, शुरू में ही बताया है, ठीक ना, कि हमेशा कौन सा वाला सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस किस पे सॉल्व होंगे आपके, इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होंगे। ठीक ना, बताइए इसमें कोई डाउट, इस वाले में कोई डाउट नहीं है ना। चलो अब ध्यान से देखो, अगले पे आते हैं। ठीक, इसको कर लो, इरेज नहीं कर रहे हैं भाई, क्लोनिंग करना है इनको। हाँ अनग्रुप, अनग्रुप, हाँ इसको मार दो, डिलीट। इसमें फोर्स कैसा हो जाएगा, अंदर की तरफ। कैसा हो जाएगा, अंदर की तरफ। और दो तीन चीजें आप सुंदर सुंदर बना लीजिएगा। ठीक ना, क्या आपको थोड़ा ठीक ठीक बनाना है, वो ये वाला ध्यान से देखना। टोटल लेंथ कौन सी है, ये वाली। अरे इसको मिटाना ही पड़ेगा मुझे, मिटाना पड़ेगा यार, कोई बात नहीं है, बना ही दिए रहते ज्यादा ठीक रहा रहता। चलो इधर देखो, फोर्स किधर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ। अभी भी एरिया के क्या होगा, परपेंडिकुलर। एरिया के क्या होगा, परपेंडिकुलर। इस वाले केस में रॉड बड़ा होगा कि छोटा हो जाएगा, छोटा होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये इसकी क्या है, ओरिजिनल लेंथ। और थोड़े समय के बाद जब आप इसको कंप्रेस कर दिए रहेंगे तो ये कहां चला आएगा, कंप्रेस होकर के कहीं यहां पे चला आएगा। बताओ बातें क्लियर हो रही है क्या, कुछ कुछ, अरे बोल, पक्का ना। तो इतने का ये थोड़ा सा क्या हो गया, अंदर की तरफ कंप्रेस हो गया है, ऐसे अंदर की तरफ डेल्टा एल चला गया। किधर की तरफ चला गया है, डेल्टा एल अमाउंट से कंप्रेस हो गया है। इसको बोलेंगे हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान ले कि ये एक मैंने रॉड लिया, ठीक ना, और इसके ऊपर मैंने क्या वजन लटका दिया, क्या लटका दिया, वजन। ठीक ना, मैंने कुछ मास हैंग कर दिया इसके ऊपर। तो इसके अंदर क्या लगेगा बताओ, टेंसाइल की कंप्रेशनल,
टेंसाइल, इसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक ना। और मान लीजिए अगर दूसरे केस में मैंने क्या कर रखा है, इसके ऊपर मैंने अपनी तरफ से एक इधर की तरफ फोर्स लगा दिया, तब क्या हो जाएगा इसके अंदर, कंप्रेशनल। कौन सा हो जाएगा, कंप्रेशनल। यहां वाले पे साइज बढ़ेगी, वहां वाले पे साइज घटेगी, लेकिन फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, सेम सेम। फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, सेम सेम। फॉर्मूला तो एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया ही लगाऊंगा ना भैया, ठीक ना। बताओ फंडा क्लियर है क्या, कंप्रेशनल टेंसाइल में कोई डाउट, पक्का, श्योर। अगले पे आते हैं, शियर वाले पे। किस वाले पे, शियर वाले पे, SHEAR, शियर स्ट्रेस। ये क्या होता है भाई, शियर स्ट्रेस क्या होता है, इसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, कौन सा वाला, छिलनी वाला या छिलने वाला, कौन सा, कोई सा भी लिख ले। क्यों भाई, क्योंकि इसका एक और नाम था, टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या नाम था, टेंजेंशियल स्ट्रेस। आइए इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक सिरा आपको क्या रखना पड़ेगा, फिक्स रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, फिक्स रखना पड़ेगा। इमेजिन करना, बक्सा का तो फोटो होगा ना इसमें, अरे नहीं भाई, स्क्वायर दिख रहा है कहीं, था कहां था, हाँ इमेजिन करना, ध्यान से देखना, ठीक ना। कहां चला गया भाई, अरे रुको भाई, मैकेनिक्स वाले में मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है, नहीं दिखा रहा कुछ भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी कुछ नहीं है, ऑप्टिक्स में तो नहीं होगा, बॉक्स नहीं दिख रहा ना कोई, चलो यहीं से लेना पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैंने माना कि, वाह अच्छी चीज मिली यार ये तो, लेकिन मेरे को यहां से काम है, ठीक ना। इमेजिन करना, ठीक, निचला सेक्शन क्या है इसका, फिक्स है। अबे तो इस पे लिखेंगे कैसे हम, हट जा रहा है यार ये तो, रुक जा रुक जा रुक जा, कुछ लिखने के लिए नहीं व्यवस्था है, रुको रुको, होगा ही पेन ब्लैक। चलो इमेजिन करो, क्या नाम पड़ा था उसका, टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या नाम था, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक ना। या फिर असली नाम क्या उसका, शियर स्ट्रेस। हमने उसको क्या नाम दिया, छिलने वाला। कौन सा वाला, क्यों भाई छिलने वाला क्यों, इसके ऊपर में नीचे का सेक्शन कौन सा है, फिक्स्ड है, नीचे का ये वाला जो पोर्शन क्या है, फिक्स्ड है। जैसे मान लीजिए आपने चौकी ली और चौकी के सारे चारों पैरों को क्या कर दिया, जमीन में फिक्स कर दिया, और इसके ऊपरी सतह पे आप फोर्स लगा रहे हैं, जैसे बढ़ई लगाता है, बढ़ई लगाता है ना फोर्स, ऐसे पकड़ करके, तो वो जो फोर्स लगाता है कैसा फोर्स लगाता है, टेंजेंशियल। कौन सा फोर्स लगाता है, टेंजेंशियल। जब टेंजेंशियल फोर्स लगाता है, कभी देखा होगा लकड़ी वाले लोग जब काम करते होंगे, तो जब चारों पैर वाला जब सेक्शन कर लेते और जैसे जैसे उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, वो लकड़ी रख के उसके ऊपर जब फोर्स लगाने की कोशिश करता है, तो अगर आपका चारपाई कमजोर है तो क्या चारपाई का पैर थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर जाता है, अरे बोलो, करता है कि नहीं करता है, ऐसे हुच हुच नहीं करता है भाई, है ऐसे पकड़ करके ऐसे, या फिर ऐसे समझना, आलू लिए, आलू के ऊपर जो फोर्स लगाते हो वो फोर्स कौन सा है, टेंजेंशियल है भाई, सरफेस पे, सतह पे लग रहा है। किस पे लग रहा है, टेंजेंशियल का मतलब क्या, जो स्पर्श करते हुए निकल जाए, जो स्पर्श करते हुए आगे की तरफ निकल जाए। क्या एकदम वैसा ही फोर्स यहां पे भी लगेगा, जैसे एफ पैरेलल, एफ पैरेलल, पिछली बारी एरिया के, याद रखना क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर था, अब की बारी क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या है, पैरेलल। तो कुछ लोग एफ पैरेलल भी बोल देते हैं, या फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं, एफ कौन सा है, टेंजेंशियल है। कैसा है, एफ टेंजेंशियल वाला है। और सुनिए, ध्यान से सुनिए, तो सर इसमें सीखना क्या है, पिछले वाले केस में साइज में अंतर आ रहा था, किसमें अंतर आ रहा था, लॉन्गिट्यूडिनल में साइज छोटी या बड़ी हो रही थी, शियर में शेप में अंतर आता है। किसमें अंतर आता है, शेप में अंतर आता है। कैसे सर, शेप में कैसे अंतर आ जाएगा, आइए सीखते हैं। रेड कलर का मार्क कर लीजिए, चलिए ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसको आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये सारी की सारी डंडियां यहीं रहेंगी कि आगे की तरफ बढ़ जाएंगी, नीचे का चारों पैर फिक्स, ठीक, तो वो पैर तो खिसकने से रहा, आप फोर्स लगा रहे हैं सरफेस पे, सरफेस पे पैर फिक्स है, ऊपरी सरफेस फ्री है, ऊपरी सरफेस क्या है, फ्री है। ये ऊपर के चार कॉर्नर्स
टिल्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे? टिल्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसका शेप कैसा हो जाएगा? ये थोड़ा पतला नहीं हो सकता है क्या? सॉरी, बेकार का समय लगा उतना। ठीक, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये फंडा क्लियर है? चलिए, नीचे के जो सेक्शंस हैं वो कैसे हैं? फिक्स्ड है। ये नीचे वाला सेक्शन कैसा है? सारा का सारा फिक्स्ड है। ठीक ना? अब ध्यान से देखिए, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है कैसा? पैरेलल। पैरेलल किसके पैरेलल? क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल। ठीक ना? तो ये सारे बक्से ऐसे ही रहेंगे कि थोड़ा सा चेंज आएगा? बक्सा डिफॉर्म हो जाएगा। बक्सा क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा। ये सारी की सारी पॉइंट्स किधर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे? आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। कैसे शिफ्ट कर गए? आइए उसको समझते हैं। इसको यहां पे बना लो। एक डंडी जाएगी यहां से, एक डंडी जाएगी यहां से, एक डंडी यहां से, और एक डंडी आप इमेजिन कर सकते हैं कहां से जाएगी? यहां से। आप इसको और इसको क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। ध्यान से देख, उतना क्लियर नहीं हो, मैं क्लियर नहीं बना पा रहा हूं, चौक वाला ही बेहतर है यार। ठीक ना? तो ऊपर के जो चारों सेक्शन है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? आगे की तरफ। किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना? ऐसे फोटो हो जाएगा, ऐसे 2D में तो आसानी से समझ सकते हो ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं बस दो पैर की चर्चा कर रहा हूं। ठीक, क्या कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे? बोलो, इतने का क्या आ जाएगा? चेंज। ध्यान से देखिएगा, ओरिजिनल शेप साइज क्या था? ये था पॉइंट ए, ये था पॉइंट बी। आपने शेयरिंग फोर्स लगाया, ठीक ना? तो ये टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो ए पे रहेगा कि कहीं नए पे शिफ्ट हो जाएगा? नए पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक ना? इस थीटा की चर्चा हम लोग करेंगे स्ट्रेन के नाम से करेंगे। किसके नाम से करेंगे? थीटा बोल लो या फाई बोल लो, फाई वैसे फाई से ही चलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? आपने एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो शेप में क्या हो गया? डिफॉर्मिटी आ गई। शेप में क्या आ गया? डिफॉर्मिटी आ गई। और एक बार ऐसे करके छोड़ देते तो वैसे ही रहता है? नहीं, जब बड़ा ही हटा लेता है, अपना ये टेंजेंशियल फोर्स हटा लेता है, तो क्या चौकी वापस अपने साइज में आ जाती है? अरे बोलो, तो शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस किस कैसे लगेगा? टेंजेंशियल फोर्सेस के कारण लगेगा, पैरेलल फोर्सेस के कारण पैदा होगा, और क्या करेगा? ये डिफॉर्मिटी पैदा करेगा शेप में। क्या पैदा करेगा? डिफॉर्मिटी पैदा करेगा शेप में। ठीक ना? क्लियर है? आइए अगले पे आते हैं। इसका कोई टाइप नहीं पढ़ना हम लोगों को, ठीक ना? जैसे वहां पे दो टाइप पढ़ा ना, लॉन्गिट्यूडिनल में टेंसाइल और कंप्रेशनल, यहाँ पे टाइप्स नहीं पढ़ने। अब अगले पे आते हैं। अगला क्या है? अच्छा, इसका फॉर्मूला लिख लो भाई। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा एफ पैरेलल अपॉन एरिया। एफ पैरेलल अपॉन एरिया। ठीक ना? अगले पे आते हैं। अगला कौन सा था? वॉल्यूमेट्रिक। कौन सा था? वॉल्यूमेट्रिक। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है? याद करो, मैंने बोला था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम लोग प्रेशर के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। किसके तौर पे ट्रीट कर सकते हैं? प्रेशर के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई एक रैंडम बॉडी है, ठीक ना? ऐसा मैंने बनाया है कुछ, ठीक, और इसके ऊपर फोर्सेस कैसे लग रहे हो भाई? बाहर से चारों तरफ से लग रहा हूं। कैसे लग रहा हूं? चारों तरफ। तो यहां पे क्या वॉल्यूम ही बदल जाएगा? एक बलून है, उस बलून पे आप चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, बताइए शेप साइज वॉल्यूम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। और जब फोर्सेस हटा देंगे तो वापस अपने आप को क्या कर लेगा? रीगेन कर लेगा। टायर का एग्जांपल ले सकते हैं आप, ठीक ना? या स्पंज बॉल का एग्जांपल ले सकते हैं। स्पंज वाली बॉल होती है ना? स्माइली बॉल क्या होता है भाई? अच्छा हाँ, वही स्पंज वाली बॉल है भगवान, ठीक ना? तो उसको मैंने क्या किया? ऐसे चारों तरफ से प्रेशर लगाया, ठीक ना? तो वो कंप्रेस हुआ, उसके वॉल्यूम में ही क्या आ गया? चेंज आ गया। और हटाए तो उसने वापस क्या कर लिया? अपने शेप साइज वॉल्यूम को रीगेन कर लिया। क्या उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं? क्या इलास्टिसिटी से वो भी पढ़ा जा रहा है, ठीक ना? लेकिन वहां पे जो फोर्सेस लगा रहे हैं आप, कैसे लगा रहे हैं? जैसा प्रेशर में लगाते थे। किसमें लगाते थे? प्रेशर। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को चेंज इन प्रेशर के तौर पे भी ट्रीट किया जा सकता है। सर चेंज इन प्रेशर क्यों बोल रहे हैं, प्रेशर क्यों नहीं बोल रहे हैं? चेंज इन प्रेशर बोलना मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्या पहले से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है? अरे बोलो। और क्या उसके बाद तुम और फोर्सेस लगा रहे हो, प्रेशर बदल रहे हो? तो तुम प्रेशर लगा रहे हो कि प्रेशर में चेंज ले आ रहे हो?
प्रेशर में चेंज ले आ रहे हो। क्या पहले से 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा हुआ है? अरे बोल, जैसे मान ले मैं यहाँ पे एक बॉटल रख दूं, बॉटल के ऊपर प्रेशर नहीं लग रहा है क्या? लग रहा है ना भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा है। जैसे कि वही फिर से आ जाइए, वही एरोप्लेन में बैठिए, ठीक ना, एरोप्लेन वाले केस में क्या था, धरती पे उसके ऊपर प्रेशर नहीं लग रहा है क्या? लग रहा है, लेकिन हवा में जब गया एकदम किसी खास ऊंचाई से भी ऊपर जा रहा है तो क्या होते जा रहा है और फूलते, वो तो बता रहा है ना कि धरती पे था तो किसी ना किसी प्रेशर के अंडर था वो, ठीक ना। आप क्या कर रहे हैं इस वाले केस में, आप एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, आप उसको और ज्यादा कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे आपने प्रेशर एक्सर्ट करा है कि चेंज इन प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं आप, चेंज इन। तो इसीलिए इसको जब पढ़ोगे ना तो यहाँ पे डेल्टा पी देखने को मिलेगा तुम लोगों को, तो उसके लिए परेशान मत होना, ठीक ना। बातें याद रहेंगी सभी को? पक्का? श्योर? 100% ना? पक्का? चलिए अब सुनो, 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। सॉलिड्स और ये जो 3 प्रकार के स्ट्रेस पढ़े ना आपने, पहला कौन सा पढ़ा? पहला कौन सा पढ़ा? टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडिनल। दूसरा शेयरिंग। तीसरा वॉल्यूमेट्रिक। इन तीनों में से जो पहले 2 हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और शियर, ये बस सॉलिड्स के लिए वैलिड है। किसके लिए एप्लीकेबल है? सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक ना। फ्लूइड्स पे इनको नहीं लगाया जा सकता, गैसेस और लिक्विड्स पे नहीं लगाया जा सकता है, आप उस पे लॉन्गिट्यूडिनल नहीं लगा सकते, शियर नहीं लगा सकते। वॉल्यूमेट्रिक तीनों जगह लगाया जा सकता है, तीनों प्रकार की बॉडीज पे लगाया जा सकता है। फ्लूइड्स, हाँ सॉलिड पे क्यों नहीं लगाया जा सकता है? एकदम लगाया जा सकता है, ठीक ना। फ्लूइड्स पे लेकिन नहीं लगाया जा सकता है, दोनों शुरुआत के दोनों। क्यों नहीं लगाया जा सकता है? इमेजिन कर, पानी है, पानी के ऊपर तुम शियरिंग फोर्स लगा रहे हो, एक टेंजेंशियल, तो वो रीगेन करेगा क्या? आगे भाग जाएगा। यहाँ पे बढ़िया सा एकदम धुआं जैसा हुआ है, मैंने धुएं के ऊपर क्या करा, एक फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया तो धुआं आगे भाग जाएगा, फिर पीछे आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक ना। तो इसीलिए शुरुआत के जो 2 थे, शुरुआत के जो, कहां गया भाई, शुरुआत के जो 2 थे हम लोगों के, शियर वाला और कौन सा वाला, टेंसाइल या ये कंप्रेशनल वाला, ये दोनों किस में लग सकते हैं? बस सॉलिड्स में लगेंगे, ठीक ना। फ्लूइड्स में लगाओगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि रीगेन करने की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? खत्म। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक वाला एकदम, बलून में मैंने क्या भर रखा है? गैस भर रखा है, कंप्रेस कर रहा हूं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में आएगा ना भाई, वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? उसके चेंज आएगा, ठीक ना। लेकिन फिर से छोड़ोगे तो रीगेन कर लेगा, ठीक ना। तो इसलिए वॉल्यूमेट्रिक तीनों पे लगाया जा सकता है, लेकिन टेंजेंशियल, ये शेयरिंग और लॉन्गिट्यूडिनल किस पे लगाया जा सकता है? सॉलिड्स पे। बस किस पे लगाया जा सकता है? सॉलिड्स पे। बातें याद रहेंगी? सारे फोर्सेस, हाँ ये याद रखिएगा, वॉल्यूमेट्रिक वाले में ना सारे के सारे फोर्सेस क्या हैं? इक्वल अमाउंट के लग रहे हैं, ठीक ना। हाँ वो सब लिख लेना भाई, सॉलिड्स के लिए ही वैलिड है लॉन्गिट्यूडिनल और शेयरिंग वाला, और वॉल्यूमेट्रिक वाला सबके लिए वैलिड है। कारण याद रहेगा ना सभी को? हेडिंग नमाइए, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस चौथा और अंतिम, उसके बाद स्ट्रेस खत्म। ब्रेकिंग स्ट्रेस, सभी ने लिख लिया ना? मिटा दूं सारा या फिर क्या ही मिटाए? रुक जाओ, इसी में आगे पढ़ लेते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस, देखो ये क्या होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? नाम से देखने में क्या लग रहा है? टूट गया होगा कोई ना कोई चीज। तो ध्यान से सुनना, कभी कभी बच्चा ब्रेकिंग स्ट्रेस और इलास्टिक लिमिट को लेकर के कंफ्यूज रहता है। 2 चीजें होती है, एक होता है इलास्टिक लिमिट और एक होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। दोनों 2 अलग अलग चीजें हैं, ठीक ना। लेकिन अभी आज समझ में आएगा, 2-4 दिन बाद ना मिक्स कर देता है बच्चा। क्या मिक्स कर देता है? इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इलास्टिक लिमिट वो ऐसे समझो ना, औकात की बात करता है। किसकी बात करता है? औकात की बात करता है, ठीक ना। आपने किसी बॉडी को पकड़ करके खींचा, ठीक, पकड़ करके खींचा, छोड़ दिया, उसने अपने शेप साइज वॉल्यूम को क्या कर लिया? रीगेन कर लिया। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि पकड़ के बहुत ज्यादा अगर खींच दिया जाए तो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या कर सकता है? लूज कर सकता है। तो इलास्टिक लिमिट को उसके बेसिस पे डिफाइन किया जाता है,
ठीक ना, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसके बाद हम लोग अगर बॉडी को और ज्यादा अगर फोर्स लगा करके खींच दें तो उसके बाद वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या कर जाए, लूज कर जाए, ठीक ना, वापस रीगेन ना कर पाए एक्चुअल साइज को, यानी मैं उसके इलास्टिक लिमिट से कहां चला गया हूं, ऊपर चला गया हूं। ये तो इलास्टिक लिमिट पे इलास्टिक लिमिट के बाद इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, ठीक ना। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस में क्या होगा, आप उसको तब तक खींच रहे हैं जब तक वो टूट ना जाए, ठीक ना। तो पहले कौन आएगा, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाद अब तुम्हारा मन नहीं मान रहा और खींचना चाह रहे हो तो खींचते खींचते ले जाओगे और आगे ले जाकर के एक समय आएगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक ना। तो ये होता क्या है ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है जो कि फ्रैक्चर कॉज करता है, डिसइंटीग्रेशन कॉज करता है आपके रॉड में या फिर मटेरियल में, क्या करता है, फ्रैक्चर कॉज करता है आपके रॉड में या मटेरियल में, जिस पे मेरी जो मेरा बॉडी है, जो मेरा रॉड है, जो मेरा सब रॉड ही बोलो, वो क्या हो जाता है, टूट के अलग हो जाता है, क्या हो जाता है, टूट के अलग हो जाता है, ठीक ना। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल फॉर stress responsible for actual fracture of responsible for actual fracture of material rod, कुछ भी लिख सकता है तुम लोग का मन, मटेरियल और रॉड, ऑफ मटेरियल और रॉड लिख लिया। चलो लिखना, इट इज ऑल्सो नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेंथ, it is also known as ultimate strength, it is also known as ultimate strength, ultimate strength हो गया। चलो लिखना आगे, इसको सिग्मा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा नॉट से। अब एक बात बताओ, यहां पे फोर्स कौन सा वाला फोर्स होगा, ब्रेकिंग फोर्स होगा, कौन सा फोर्स होगा भाई, स्ट्रेस तो बात की कहानी है, पहले फोर्स लगाओगे ना, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस कब पैदा होगा, जब ब्रेकिंग फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तोड़ने वाला फोर्स भी तो चाहिए, कोई चीज 10 न्यूटन पे टूटना चाह रही है, आप 9.5 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक, 8 न्यूटन पे मान लो वो अपनी इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर देता, मतलब अब वो अपनी रीगेन करने वाली प्रॉपर्टीज क्या कर चुका है, लूज कर चुका है, लेकिन टूटेगा क्या अभी नहीं, लेकिन जैसे ही 10 या 10 से ऊपर ले जाओगे क्या कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक ना। तो सिग्मा नॉट, इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं, एफ ब्रेकिंग डिवाइडेड बाई एरिया, डिवाइडेड बाई एरिया। अब सुनो, फॉर्मूले में देखने में लग रहा होगा कि सिग्मा नॉट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ये एरिया डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक ना। तो किस पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, ठीक ना। इमेजिन करिए मैंने एक क्ले का कोई चीज बनाया, क्ले मत बोलो, लकड़ी का मैंने एक रॉड लिया 5-10 सेंटीमीटर का, और 10 सेंटीमीटर का ही मैंने स्टील का रॉड लिया, ठीक ना। दोनों जगह पे सेम अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा कि अलग अलग अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा, अलग अलग लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, एरिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। तो एक बात लिखना, ये बस किस पे डिपेंडेंट होता है, फोर्स पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, फोर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक ना। आप फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो ये अचीवेबल है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस को क्या बोलोगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस मटेरियल डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल, और बेसिकली ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मटेरियल टू मटेरियल इसकी वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है, मटेरियल टू मटेरियल इसकी वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है। लेकिन ध्यान से समझना, अगर मैं एफ ब्रेकिंग की बात करूं तो एफ ब्रेकिंग बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा नॉट इंटू ए, सिग्मा नॉट इंटू एरिया, मिट जाओ भाई, सिग्मा नॉट इंटू एरिया। एफ ब्रेकिंग एरिया पे भी डिपेंड करेगा और मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। फिर से सुनो, ब्रेकिंग स्ट्रेस मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट होती है, क्या होती है, कांस्टेंट होती है। देखने में लगता है कि एरिया और उसके डिपेंडेंसी है उसकी, लेकिन एरिया पे उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, लेकिन एफ ब्रेकिंग की डिपेंडेंसी दोनों पे होती है। नहीं समझ में आ रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक कोई स्टील का रॉड है, ठीक ना, और इसको तोड़ने के लिए इसका एरिया कुछ ए है और इसको तोड़ने के लिए कितना लगाना पड़ रहा है मुझे फोर्स, एफ अमाउंट का, कितना लगाना पड़ रहा है,
एफ अमाउंट का, ठीक ना। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसका डायमीटर बढ़ा दूं और इसकी एरिया कितनी कर दूं, 2a कर दूं, तो फोर्स उतना ही लगेगा कि दोगुना लगेगा? अब पहले भी स्टील था, अभी भी क्या है, स्टील है, ठीक ना। तो जब एरिया ए था तो किस फोर्स पे टूट जा रहा है, एफ पे, ठीक। जब एरिया 2a हो गया तो एफ पे टूटेगा कि 2f पे टूटेगा, क्योंकि सिग्मा नॉट बदला कि सेम है, सेम। इसको और दूसरे एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए ऐसे समझना, ये एकता में शक्ति वाला एग्जांपल बहुत सही बैठता है, ठीक ना। कॉपी लिए, जैसे मान लीजिए पन्ना है हम लोग के पास, ठीक ना। अभी एक पन्ना है, ठीक, मान लो इसको टीयर आउट करने के लिए, फाड़ने के लिए, अलग करने के लिए, ठीक ना, मुझे 3 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है। कितने का लगाना पड़ रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो 3 न्यूटन किसकी प्रॉपर्टी के कारण लगाना पड़ रहा है, सिग्मा नॉट के कारण। किसके कारण, सिग्मा नॉट के कारण। ये पन्ना है, 3 न्यूटन लगाना पड़ रहा है। वो रफ वाली कॉपी रहेगी तो 3 न्यूटन लगाऊंगा कि और कम में ही काम चल जाएगा, क्योंकि मटेरियल क्या हो गया है, बदल गया है। तो एफ किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक। यही अगर मैं वो पॉलीथीन लेते आऊं तो क्या कुछ और ज्यादा लगाना पड़ेगा, मुझे तोड़ के अलग कर देना है, ठीक ना। तो एफ ब्रेकिंग किस पे डिपेंडेंट है, सिग्मा डिपेंडेंट है, ठीक ना। ये बात तो क्लियर हो गई कि मटेरियल अगर बार बार बदलता रहूंगा तो एफ भी हमको उसी के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। इसकी एरिया कितनी है, तो बहुत कम। अब अगर मैं ऐसा ही स्टैक करते जाऊं, बढ़ाते जाऊं, मैंने 2 ले लिया, कितना ले लिया, 2 चिपका दिया, अभी भी उतना ही लगेगा कि थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, ठीक ना। अच्छा, मैं एक और लगा दूं तो, और लगा दूं तो, यानी ध्यान से देख रहा हूं, अगर मैं एरिया बढ़ाते जाऊं, ये वाली एरिया क्या करते जाऊं, बढ़ाते जाऊं, तो फोर्स भी क्या लगेगा, बड़ा लगाना पड़ेगा। टीयर आउट करके अलग कर देना। कॉपी का एक पन्ना है, फाड़ने में कोई दिक्कत, ऐसा काम चल गया। वही कॉपी दे दी जाती है तो फटेगा ही नहीं भाई, कितना खींच करके फाड़ दोगे, फटेगा क्या, आसान नहीं है हम लोग के लिए, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, ब्रेकिंग फोर्स जो है, ठीक ना, ये कितने पे डिपेंड कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है और एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। क्या बातें याद रहेंगी, पक्का ना, श्योर, 100%। छाप ले, छापना क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बोल दे रहा हूं, लिख ले, ठीक ना। लिखना, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सबस्टेंस, ब्रेकिंग स्ट्रेस के लिए लिख रहा हूं, ब्रेकिंग स्ट्रेस के लिए, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सबस्टेंस, that is material dependent, that is material dependent, that is material dependent, and also on the impurity added, and also on the impurity added to the substance, and also to the impurity added to the substance, and also on the impurity added, amount of impurity added to the substance, to the substance, ठीक ना। ये इम्प्योर, रुको ना भाई, इम्प्योरिटी वाली क्या बात है, इम्प्योरिटी वाला कैसे कैसे समझे। मान लो कि एलॉय बनाए जाते हैं ना, ठीक ना। मान ले मैंने लोहा लिया, ठीक, और उसमें इम्प्योरिटी एडिशन मैंने करना शुरू किया, ठीक ना। मैंने एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ा दी, ठीक, और एक बार एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ही कम रखी, ठीक ना। दोनों जगह आयरन एल्यूमिनियम का ही खेल चल रहा है, लेकिन कौन सा वाला ज्यादा मजबूत रहेगा, प्योर, मतलब जिसमें एल्यूमिनियम की इंप्योरिटी, जिसमें इंप्योरिटीज क्या है, कम है, ठीक ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि दो चीज, आई थिंक समझ पा रहे हो, और क्या ही एग्जांपल है इसका, इंप्योरिटी एडिशन समझ पा रहे हो ना। एक और एग्जांपल ले सकते हो, मान लो ना तुमने कोई चीज बनानी शुरू की, ठीक ना। जैसे जब बैट वैट जब तुम लोग चिपकाते थे बचपन में, टूट जाता था, तो एक बारी ना क्या करना, लकड़ी का बुरादा फेविकोल में मिला करके तब लगाते थे, ठीक ना। और एक बारी जरा उसमें बालू मिला करके लगाना, दोनों जगह क्या अलग अलग प्रकार से टूटेगा, दोनों जगह तोड़ने के लिए फोर्सेस क्या लगेंगे, अलग अलग लगेंगे। अच्छा, एक बारी क्या करना, बुरादे का अमाउंट ज्यादा कर देना और फेविकोल का अमाउंट कम कर देना, कौन सा ज्यादा तगड़ा बनेगा, क्या फेविकोल ज्यादा बुरादा कम वाला ज्यादा तगड़ा बनेगा ना, एक तरीके से। अरे बोलो, क्या इंप्योरिटी एडिशन का मतलब समझ में आया तुम लोगों को, पक्का। ये बातें क्लियर हुई कि ये जो ब्रेकिंग फोर्स है ये सिग्मा पे भी डिपेंड, सिग्मा नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है और एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। और सिग्मा नॉट क्या होता है, सिग्मा नॉट क्या होता है, मटेरियल डिपेंडेंट, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट, ठीक ना। और बोलने के लिए बोल देते हैं हम लोग कि ब्रेक एरिया पे इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन फोर्स पे डिपेंडेंसी है। ये तभी अचीव कर पाओगे जब एफ ब्रेकिंग तक पहुंच पाओ। ये कब अचीव कर पाओगे, जब एफ ब्रेकिंग तक पहुंच, अरे भाई ये स्ट्रेस पहले की फोर्स,
पहले फोर्स ना, तो पहले फोर्स आएगा तब ना उस स्ट्रेस तक पहुंचेंगे। तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि ये एरिया पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे। उतना फोर्स लगाओगे तभी तोड़ पाओगे। बातें क्लियर है? पक्का? स्ट्रेस पूरा समझ में आया है? चलिए स्ट्रेस को आज यहीं पे बंद करते हैं।